गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकर द्वारा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की अगली क्लास के साथ में फिर से तैयार हैं हम। अब तक उत्तर प्रदेश की जो है वो 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में आपको बता दिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया है, और उसके अलावा हमने जो है उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श कर रहे हैं, उनसे कौन कौन से ज़िले सीमा स्पर्श करते हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। उसके अलावा हमने जो है उत्तर प्रदेश का संभावित विभाजित क्षेत्र भी हमने बता दिया, 4 भागों का, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ तक हमने आपको करा दिया है नहीं। अब यहाँ से अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का क्या है जी? भौतिक विभाजन। ठीक है, उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो कितने भौतिक विभाजन में विभाजित किया गया है बताओ? उत्तर प्रदेश को कितने जो है वो भौतिक विभाजन में विभाजित किया गया है नहीं? देखो मैं आपसे बताऊं, पहले जो था ना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था ना, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश और उसके अलावा हमारा उत्तराखंड है नहीं, तो जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब दोनों एक हुआ करते थे ना, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, उस समय जो है उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश कितने थे? तो उस समय उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश थे 4। कितने थे भैया? 4। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से थे? तो उन चारों के बारे में ध्यान रखना। एक तो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे 4th वाला भाग, सबसे आपका दक्षिण वाला भाग शिवालिक, तो उस समय आपका ये शिवालिक भी था, शिवालिक पर्वतमाला भी था। और शिवालिक पर्वतमाला के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि उत्तर का तराई क्षेत्र, उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र है नहीं, ये हुआ। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है मध्य मैदानी क्षेत्र। कौन सा है जी? मध्य मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र। और चौथे नंबर पे क्या है? तो चौथे नंबर पे था बुंदेलखंड। चौथे नंबर पे क्या था? बुंदेलखंड है नहीं, ध्यान रखना। तो जब हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था 2000 से पहले, यानी आपको ध्यान रखना है कि 2000 से पहले जो है हमारा जब उत्तर प्रदेश जो है और उत्तराखंड एक हुआ करता था, तो उस समय भौतिक विभाजन कितने थे? 4 थे। और वो 4 कौन कौन से थे? तो एक आपको ध्यान रखना है शिवालिक पर्वतमाला है, एक उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र है, एक आपका मध्य मैदानी क्षेत्र है और एक आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, कितने? 13 पहाड़ी जिले, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, जब 13 पहाड़ी जिलों को काटकर जो है वो क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश कितने रह गए? तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश कितने रह गए? तो उसके बाद में रह गए उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश 3। कितने रह गए भैया? 3। और वो 3 कौन कौन से रह गए है नहीं? तो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 3। कितने हैं भैया? 3। और पहले कितने थे? जब उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश भी दोनों एक हुआ करता था तो तब थे कितने? 4। और अब कितने हैं? 3। ठीक है, ध्यान रखना। अब वो 3 कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो जो अब 3 है वो है आपका, एक तो उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, एक है आपका जो है वो मध्य मैदानी क्षेत्र, और एक जो है वो है आपका जो है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है नहीं। इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को आप कह दो दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये उत्तर प्रदेश का जो है वो तीसरा भौतिक प्रदेश है बुंदेलखंड, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण मैं आपसे बता दूं, ये हुआ है गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। किससे भैया?
गोंडवाना लैंड से, क्योंकि दो लैंड है, दो लैंड हुआ करते थे हमारे, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है नहीं। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड से ही निर्मित है आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जिसको हम बुंदेलखंड भी कहते हैं, है नहीं। और ये लगभग आपका 300 से 400 मीटर ऊंचा उठा हुआ है। 300 से 400 मीटर जो है ना वो हमारा ऊंचा उठा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का आज का टॉपिक आपका है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। और उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 3 है। कितने हैं भैया, 3 है। लेकिन जब हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमारा एक होता था तो उस समय भौतिक प्रदेश कितने थे, 4 थे। और वो 4 कौन कौन से हैं, तो आपका शिवालिक है, आपका उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र, और एक आपका बुंदेलखंड वाला है नहीं। बुंदेलखंड वाले को दक्षिणी पठारी क्षेत्र भी कहते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था वो गोंडवाना लैंड से निर्मित हुआ है ये, और लगभग 300 से 400 मीटर ऊंचा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में भौतिक प्रदेशों की संख्या है कितनी, 3। अगर हम इस शिवालिक वाले को हटा दें, ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों की, जिनमें आपका एक आता है उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र, और एक आपका आता है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, है नहीं। ध्यान रखना। अब इसको हम मैप पे दर्शा देते हैं। अब हम इसको मैप पे समझाते हैं कि कौन सा कहाँ से कितना है, कैसे कैसे होता है नहीं। देखो मैप बना लेते हैं हम, ध्यान रखना। अब तो आप बना ही लोगे यूपी का मैप, अब तो कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है, अब तो काफ़ी बार बना लिया यूपी का मैप, है नहीं। देखो इस तरीके से ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, ये इस तरीके से, ये क्या है भैया, ये उत्तर प्रदेश का मैप, ठीक है। ये आपका ये यूपी का मैप है नहीं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से, ये देखो उत्तर प्रदेश का मैप, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ से इस तरीके से, है नहीं, ये वाला भैया, है नहीं। इधर ये क्या है, इधर है ये आपका पूर्व, है नहीं। और इधर आपका ये क्या है, तो इधर है ये आपका पश्चिम, इधर आपका ये क्या है बेटा, पश्चिम, ठीक है। और अगर हम ऊपर बात करें तो ये है आपका क्या, उत्तर, ये क्या है आपका यहाँ पे उत्तर। और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ, तो ये है आपका दक्षिण, है नहीं। इसको बताना इसलिए जरूरी है, अगर कोई स्थिति पूरब में हुई तो पूरब में बता देंगे, कोई स्थिति पश्चिम में हुई तो पश्चिम में बता देंगे, कोई स्थिति अगर उत्तर में हुई तो उत्तर में बता देंगे, और कोई स्थिति अगर दक्षिण में हुई तो दक्षिण में बता देंगे, है नहीं। देखते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने रखा हुआ है, और इसी में हमें दर्शाना है क्या, उत्तर प्रदेश का भौतिक प्रदेश। तो यहीं पे हमें दर्शाना है भौतिक प्रदेश, किसका, भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश हमें बताना है यहाँ पर आपका जो है 3 भागों में, और किसका बताना है, यूपी का। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को बताना है, 3 है। अब कौन कौन से कहाँ से कहाँ तक है, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इधर आपका बिहार है, इधर आपका नेपाल है, इधर आपका उत्तराखंड है, इधर आपका ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका जो है वो हरियाणा है, या ये राजस्थान है, या ये मध्य प्रदेश है, या ये झारखंड है, या ये आपका छत्तीसगढ़ है। ऐसा कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है नहीं। देखो अब यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ना पहाड़ियाँ हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना, ये पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है भैया, ये पहाड़ी है। ये जो पहाड़ियाँ हैं आपको मैं बता दूं, यहाँ से ऊपर जितना भी सब कुछ है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है नहीं। और हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ट्रांस हिमालय, एक है आपका वृद्ध हिमालय, एक है आपका लघु हिमालय, एक है आपका शिवालिक हिमालय, है नहीं। ध्यान रखना 4 कौन कौन से हैं, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, 4। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो एक है आपका जो है ट्रांस हिमालय, एक है आपका वृद्ध हिमालय, एक है आपका लघु हिमालय, एक है आपका शिवालिक हिमालय, है नहीं। तो उन 4 में से अगर हम इस वाले की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है शिवालिक श्रेणी। कौन सी है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये शिवालिक श्रेणी है नहीं, जो कि पहले हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश में काउंट होती थी, लेकिन अब जब अलग हुआ उत्तराखंड तो ये अब काउंट नहीं होती, बट मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा सा, है नहीं, ध्यान रखना। अब उसके बाद में देखते हैं, यहाँ से देखो आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इस तरीके से अगर हम यहाँ से बात करें ये, तो ये क्या है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसको कहते हैं उत्तर का भाबर एवं
तराई क्षेत्र, उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र। ये क्या है? तो ये है उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें बीच में, यहाँ तक देख लो, ये इतना ऐसे देख लो भैया, ऐसे करके है नहीं, यहाँ ऐसे। तो अगर हम इस वाले की बात करें, अगर हम बीच वाले की, अगर हम इसकी बात करें जो बेटा बीच में है, तो ये क्या है? तो इसको कहते हैं जो है मध्य मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? मध्य मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। इसको क्या कहेंगे? मध्य मैदानी क्षेत्र, है नहीं, ध्यान रखना। इसको यहाँ से अब हटा देते हैं पूरब को, है नहीं, आगे लिख देंगे। तो ये क्या है? तो इसको ध्यान रखना, ये है मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, है नहीं। देखो आप इसको चाहे तो मध्य मैदानी क्षेत्र कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसके अलावा इसको कह लो गंगा और यमुना का दुआब, गंगा एवं यमुना का दुआब, गंगा एवं यमुना का दुआब। तो चाहे तो आप इसको गंगा यमुना का दुआब कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा यमुना का दुआब कह लो आप इसको, है नहीं। चाहे आप इसको मध्य मैदानी क्षेत्र कह लो इसको, है नहीं। चाहे आप इसको कह लो गंगा का मैदानी क्षेत्र कह लो आप इसको, है नहीं। तो चाहे तो आप मध्य मैदानी क्षेत्र कह लो, गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र कह लो, गंगा या यमुना का दुआब कह लो, या इसको गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र कह लो, है नहीं, ध्यान रखना, या गंगा का मैदानी क्षेत्र कह लो, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये जो भाग बना है वो गंगा और यमुना दोनों के जल से ही बना हुआ है नहीं, तो ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम यहाँ नीचे देखें इस वाले को, अगर हम इस वाले को नीचे वाले को देखें तो ये क्या है? तो यही है आपका उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ नीचे क्या है? दक्षिण, ठीक है। तो यही है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग, ठीक है। यही क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग। और इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है बुंदेलखंड। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है भैया बुंदेलखंड। क्या कहा जाता है इसको? बुंदेलखंड, है नहीं। तो चाहे तो आप इसको बुंदेलखंड कह लो, चाहे तो आप इसको दक्षिणी पठारी क्षेत्र कह लो। क्या कह दो इसको? दक्षिणी पठारी क्षेत्र कह लो, है नहीं। तो चाहे तो आप इसे बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कह लो, है नहीं, चाहे इसको आप दक्षिणी पठारी क्षेत्र कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का जो निर्माण हुआ है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, यही आपका गोंडवाना लैंड से निर्मित जो है वो आपका क्या है? पठारी क्षेत्र है नहीं। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को देखा जाए तो कितने हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश? कितने हैं भैया? 3 है नहीं। एक है आपका उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, एक मध्य का आपका मैदानी क्षेत्र जिसको आप गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हो, या गंगा या यमुना का दुआब भी आप कह सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे दक्षिण में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंडी क्षेत्र कहलाता है, या उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है नहीं, ध्यान रखना। अब अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, है नहीं। तो उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये पूरा तो मैंने आपको उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र बता दिया, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से थोड़ा 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 ये अलग भी बन जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ से ये बन जाएगा अलग इस तरीके से। ये क्या है? तो ये है भाबर। ये क्या है भैया? तो ये हो जाएगा भाबर, इसको ध्यान रखना है आपको। ये क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे हम भाबर, ठीक है। ये हो जाएगा भाबर, यहाँ पे लिख देते हैं भाबर। ये क्या हो जाएगा? भाबर क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरे पे देखें यहाँ पे, तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ देख लेते हैं ये वाला, दूसरे नंबर पे आपका ये वाला, दूसरे नंबर पे आपका ये वाला ध्यान रख लेते हैं, यानी ये रेड वाला। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। तो ये रेड वाला क्या हो जाएगा? रेड वाला हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, पश्चिमी का, है नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा सब आपका कि पश्चिम में डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला, है नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया तराई क्षेत्र। क्या हो गया? ये तराई क्षेत्र, है नहीं, ध्यान रखना, तराई क्षेत्र। अब यहाँ से देखो आप कि ये जैसे ही मान लो आप शिवालिक पर्वतमाला के, जैसे ही आप दक्षिण में आओगे ना, तो शिवालिक माला के दक्षिण में आपको देखने के लिए मिलेगा भाबर एवं तराई क्षेत्र, है नहीं,
भाबर एवं तराई क्षेत्र। लेकिन अगर शिवालिक के जस्ट आप दक्षिण में देखो तो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, तो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में आपको देखने के लिए मिलेगा भाबर, और भाबर के जस्ट दक्षिण में देखने के लिए क्या मिलेगा, तराई, और तराई के जस्ट दक्षिण में देखने के लिए क्या मिलेगा आपको, मध्य मैदानी क्षेत्र, और मध्य मैदानी क्षेत्र के जस्ट दक्षिण में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, बुंदेलखंडी क्षेत्र। या आप चले जाओ ऊपर चले जाओ, जैसे आप कहो कि बुंदेलखंड से ऊपर मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र से ऊपर तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र से ऊपर आपका क्या होगा, तराई क्षेत्र से ऊपर होगा भाबर, भाबर से ऊपर क्या होगा, शिवालिक। ऐसे आपको ध्यान रखना है नहीं। तो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में उत्तर प्रदेश का पहला भौतिक प्रदेश आ जाता है भाबर एवं तराई। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि जैसे उधर पूरब है इधर पश्चिम है नहीं, तो वो कहेगा कि भाबर की पश्चिम में क्या स्थिति है, पूरब में क्या स्थिति है। तो मैं आपसे बता दूं जो भाबर है ना, भाबर ये पश्चिम में ना चौड़ा है। कैसा है भैया, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे ये चौड़ा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है पश्चिम में तो चौड़ा है, और अगर पूरब में अगर बात करें ना तो पूरब में बेटा संकीर्ण है। क्या है, संकीर्ण है। यानी जो भाबर का क्षेत्र है वो पश्चिम में तो चौड़ा है और पूरब में जाके जो है ना वो छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम तराई की बात अगर हम करें तो तराई जस्ट उल्टा है। तराई में क्या है, तराई में आप देखो यहाँ पे भाग इसका चौड़ा दिख रहा है नहीं। तो अगर वो आपसे तराई में पूछ ले कि तराई का पूर्वी भाग कैसा होगा, तो तराई का जो पूर्वी भाग होगा वो तराई का पूर्वी भाग होगा चौड़ा। तराई का पूर्वी भाग कैसा होगा, चौड़ा। और तराई का पश्चिमी भाग कैसा होगा, तो तराई का पश्चिमी भाग आपको मैं बता दूं ये होगा क्या, संकीर्ण। क्या होगा जी, संकीर्ण होगा। तो भाबर और तराई में मैं आपको बता दूं कि भाबर वाला जो है, भाबर वाला पश्चिम में क्या होगा, चौड़ा होगा, पूरब में क्या होगा, पतला होगा, और तराई वाला पूरब में चौड़ा होगा और पश्चिम में कैसा होगा, संकीर्ण होगा, पतला होगा, है नहीं। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, देखो यहां से ध्यान रखना है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी से बहुत सारी नदियां आके निकलती हैं, है नहीं। तो जब शिवालिक पर्वत श्रेणी से बहुत सारी नदियां आके निकलती है, जैसे शिवालिक है, यहाँ से कोई नदी आएगी, 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 है नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी से नदी जो है वो आपका भाबर की ओर आती है, तो क्या भाबर में नदियां आपको दिखाई देती हैं, क्या भाबर में नदियां दिखाई देती हैं? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे नदियां दिखाई नहीं देती हैं। भाबर में ध्यान रखना नदियां क्या रहती हैं, यहाँ पे नदियां विलुप्त रहती हैं। यहाँ पे नदियां क्या रहती हैं, यहाँ पे नदियां विलुप्त रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। दिखाई क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि शिवालिक पर्वत श्रेणी के जब जस्ट दक्षिण में आप भाबर में आओगे ना, तो इसी भाबर में आपको ध्यान रखना यहाँ की जो मृदा है ना वो है कंकरीली। कैसी है यहाँ की मृदा? कंकरीली। कंकरीली के साथ साथ में क्या है? पथरीली। कैसी है? कंकरीली है और पथरीली है नहीं। तो जब शिवालिक पर्वत श्रेणी से नदी आके गिरेगी, है नहीं, और भाबर में आके गिरेगी, तो भाबर में जो मृदा है वो हमारी कंकरीली है, कंकरीली के साथ साथ में पथरीली है। तो जब कंकरीली या पथरीली मृदा में जो है, कंकरील मतलब पत्थरों में, कंकड़ पत्थरों में जब आपका नदियां आएंगी तो नदियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि पत्थरों के नीचे से आपका जल निकल जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पहाड़ों पे कि जैसे मान लो बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और ऊपर से कोई झरना आ रहा है, तो झरना आपको गिरता हो तो दिखाई देगा, बट आपको ये दिखाई नहीं देगा कि पानी कहाँ है। तो पानी क्योंकि नीचे की ओर चला जाता है, पत्थरों में नीचे की ओर चला जाता है, दिखाई नहीं देता है ना। तो भाबर वाले क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली जो है वो मृदा पाई जाती है, और कंकरीली और पथरीली मृदा पाए जाने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो नदियां प्राय क्या दिखाई देती हैं? नदियां प्राय विलुप्त दिखाई देती हैं। तो क्या ये खेती की दृष्टि से उपजाऊ होगा? तो ध्यान रखना ये खेती की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होगा। ये खेती की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये खेती की दृष्टि से उपजाऊ? क्यों? क्योंकि आप पत्थरों में या कंकरीली पत्थरों वगैरह में आप खेती कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वहां पे कंकड़ पत्थर में खेती नहीं होती है। दूसरा, वहां पे नदियां दिखाई नहीं देती, नदियां विलुप्त होती हैं, है नहीं। और तीसरा, आपको ध्यान रखना कि जब ऊंचाई से जल गिरता है ना, तो उस समय जल बहुत स्पीड से होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र पे जो भी आपका कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे जो भी होते हैं ना, तो सबको बहा के लिए आता है और सारा का सारा वो यहीं पे भाबर वाले क्षेत्र में लाके वो क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि इस भाबर वाले क्षेत्र में कौन कौन से जो है वो जिले आ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे आपको कुछ जिले बताए थे, पीलीभीत,
पीलीभीत करके, लखीमपुर खीरी करके, आपका बहराइच करके, श्रावस्ती करके, बलरामपुर करके, सिद्धार्थनगर करके, महाराजगंज करके, है नहीं, ऐसी कोई जिले बताए थे। जैसे मान लो ये पीलीभीत, पी फॉर पीलीभीत हो गया, एल फॉर लखीमपुर खीरी हो गया, और आपका बी फॉर बहराइच हो गया, एस फॉर श्रावस्ती हो गया, वी फॉर आपका बलरामपुर हो गया, एस फॉर आपका सिद्धार्थनगर हो गया, एम फॉर महाराजगंज हो गया। तो ये जो आपका नेपाल से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ये सारे कहाँ चले जाएंगे? ये भाबर वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में, भौतिक प्रदेश में हम बात करें तो कितने बताए हमने? 3। एक उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, एक मध्य मैदानी क्षेत्र, और एक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, है नहीं। और भाबर एवं तराई में मैंने आपको बताया कि भाबर वाले क्षेत्र में नदियां प्राय विलुप्त रहती हैं। यहाँ पे पाए जाने वाली मृदा जो होती है वो कंकरीली और पथरीली होती है, जिस वजह से यहाँ पे उपजाऊ मृदा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे खेती भी नहीं होती है। और उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं वो सब आपका किस में आते हैं? वो सब आपका भाबर वाले क्षेत्र में आते हैं। और भाबर का पश्चिमी क्षेत्र कैसा होता है? चौड़ा होता है, जबकि जो है भाबर का जो आपका पूर्वी वाला क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है, यानी कम चौड़ा होता है। और अगर हम अगर आगे आ जाएं, अगर हम बात करें आपका तराई वाले की, तो तराई वाले का पूरब वाला भाग कैसा होता है? ये चौड़ा होता है। और जबकि अगर हम पश्चिम वाले की अगर हम बात करें तो पश्चिम वाला भाग कैसा होता है? तो पश्चिम वाला भाग आपका संकीर्ण होता है नहीं, ध्यान रखना। अब तराई में एक दो चीजें और देख लेते हैं। अब जैसे मान लो अभी देखा आपने भाबर में नदियां नहीं दिखाई देती थी, कंकड़ पत्थर थे, तो अब कंकड़ पत्थरों के नीचे से नदियां होती हुई जब आगे की ओर जाएंगी ना तो वहां पे नदियां दिखाई देगी, है नहीं। तो ध्यान रखना है कि तराई वाले क्षेत्र में नदियां प्राय दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे नदियां क्या होती हैं? नदियां तराई में क्या होती हैं? तराई में नदी दिखाई देती है, दिखाई देती है नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तराई वाले क्षेत्र में नदियां जो है ना वो दिखाई दे जाती हैं। पहला पॉइंट तो यही आपको ध्यान रखना, नदियां दिखाई देती हैं, है नहीं। अब दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब नदी दिखाई देगी, ठीक है, और पानी ऊपर से आएगा ना तो वहां पे पानी का स्तर बढ़ जाता है, पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे नदियां विलुप्त तो है नहीं, दिखाई दे रही है, मैदानी क्षेत्र में आ गई। तो मैदानी क्षेत्र में जैसी नदियां आती है ना तो वहां पे जल स्तर बढ़ जाता। तो ध्यान रखना, यहीं पे आपको मैं बता दूं, तराई वाले क्षेत्र में यहीं पे बाढ़ आती है, तराई वाले क्षेत्र में यहीं पे क्या आती है? बाढ़ आती है नहीं। और जब बाढ़ आएगी तो यहाँ की मृदा कैसी रहेगी? तो जब यहाँ पे बाढ़ आएगी ना तो मैं आपसे बता दूं यहाँ की मृदा दलदली रहेगी। कैसी मृदा रहेगी तराई क्षेत्र की? तो तराई क्षेत्र की जो मृदा रहेगी ना भैया, ध्यान रखना, तराई क्षेत्र की जो मृदा रहेगी ना वो दलदली रहेगी। तो यहाँ की मृदा दलदली रहेगी, यहाँ पे बाढ़ आएगी, यहाँ पे नदियाँ जो हैं वो प्राय दिखाई देंगी। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे जो है ना बाढ़ आएगी, दलदली भूमि रहेगी ना, तो यहाँ पे बीमारियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ पे बीमारियां भी कैसी होंगी? यहाँ पे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होंगी। और बीमारी में मैं आपको बता दूं, जैसे आपका चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, है नहीं, क्योंकि मच्छर से रिलेटेड बीमारियां होंगी ना। क्योंकि पानी में आप देखो, पानी में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जीवाणु वगैरह, मच्छर वगैरह का जन्म होता है। और मच्छर से होने वाली बीमारियों में आपका ध्यान रखना, आपका मलेरिया होता है, आपका जो है डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है। तो वो सारी बीमारियाँ जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, सब बीमारियां यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, है नहीं। और तराई क्षेत्र में आपको मैं एक बात और बता दूं, बाढ़ आती है, दलदली भूमि होती है, नदियां दिखाई देती हैं ना, तो कुछ उपजाऊ भूमि भी देखने के लिए मिलती है, कुछ उपजाऊ भूमि भी देखने के लिए मिलती है। और उस उपजाऊ भूमि में आपको मैं बता दूं, धान और आपका जो है ना कपास की खेती बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, धान, कपास और जूट। ध्यान रखना, यहाँ पे जो है ना वो धान, कपास और जूट, यहाँ पे धान, कपास और जूट और गन्ना की खेती भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, धान, कपास और जूट के अलावा जो है यहाँ पे ध्यान रखना गन्ना, तो गन्ने की खेती भी अच्छी देखने के लिए मिलती है नहीं, ध्यान रखना। तो तराई क्षेत्र, भाबर के जस्ट दक्षिण में क्या है? तराई। तराई का क्या है? तराई का जो पश्चिमी वाला भाग है वो कम चौड़ा है, पूर्वी वाला भाग चौड़ा ज्यादा है। तराई वाले क्षेत्र में नदियां दिखाई दे जाती है नहीं, यहाँ पे बाढ़ आती है, दलदली भूमि होती है, बीमारी ज्यादा होती है, धान की खेती भी होती है, जूट की खेती भी होती है, गन्ना की खेती भी होती है, कपास की खेती भी होती है तराई वाले क्षेत्र में, नहीं, ध्यान रखना। और तराई वाले क्षेत्र में स्पेशली एक जिला भी पूछ लिया जाता है आपसे, गोरखपुर। अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे एक जिला आपको ध्यान रखना, तराई वाले क्षेत्र का एक जिला होता है गोरखपुर।
क्या है भैया, गोरखपुर। ये गोरखपुर तराई वाले क्षेत्र में आता है। पूछा जाता है, बहुत काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है, भाबर में, तराई में, मध्य मैदानी क्षेत्र में, या फिर आपका जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो कहाँ पे आता है गोरखपुर, तो ये गोरखपुर आता है आपका तराई वाले क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, दलदली भूमि पाई जाती है, उपजाऊ कृषि भी मतलब उपजाऊ मृदा भी है, तो धान की, मक्का की, जूट की, कपास की खेती भी हो जाती है। ज़्यादा पानी होने की वजह से, नमी होने की वजह से यहाँ पे बीमारियाँ भी पाई जाती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, आपका जो है मलेरिया वगैरह वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और बीमारी से रिलेटेड जो आपका चिकित्सा जो है हेड ऑफिस बनाया गया, तो वो इसलिए आपका गोरखपुर में बनाया गया है नहीं, ध्यान रखना। तो ये आपका तराई और आपका ये भाबर हो गया, ठीक है। तो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में जो है ना उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र हो गया, जिसमें हम आपको भाबर क्लियर करा चुके हैं, तराई आपका क्लियर करा चुके हैं। अब ये आता है मध्य मैदानी क्षेत्र। क्या है ये, इसको ध्यान रखना है, ये है आपका मध्य मैदानी क्षेत्र, लिखा हुआ उधर देखो, ये मध्य मैदानी क्षेत्र है नहीं, इसी को कहते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। कैसे, इसको समझो। इसको आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पे नदियां आती हैं, दो नदियां आती हैं। एक तो यहाँ पे बिजनौर है, क्या है ये, बिजनौर। तो इस बिजनौर से एक नदी प्रवेश करती है, कौन सी, तो इस बिजनौर से यहां से एक नदी प्रवेश करती है, और उस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है गंगा, ठीक है। और एक नदी यहीं से आपको ध्यान रखना, ये क्या है, सहारनपुर। क्या है जी, ये सहारनपुर। तो एक नदी यहां से प्रवेश करती है सहारनपुर से, ठीक है। और इस नदी का नाम क्या है, यमुना। तो इस नदी का नाम क्या है, गंगा, और इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है यमुना। क्या है जी, यमुना, है नहीं। तो एक तो गंगा नदी है और एक ये आपका यमुना नदी है। तो जब उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गंगा नदी आपका प्रवेश होती है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश होती है, तो इन दोनों नदियों की वजह से, गंगा और यमुना नदी के वजह से, दोनों नदियों की वजह से ही ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मध्य मैदानी क्षेत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं मध्य मैदानी क्षेत्र में गंगा और यमुना नदी की वजह से ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, है नहीं। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर वाली और एक होती है खादर वाली। तो एक होती है बांगर वाली, एक होती है खादर वाली। जो गंगा के और यमुना के जस्ट बराबर में होगी, 2-1 किलोमीटर की एरिया तक, तो वो तो आपका खादर होगी। और जो गंगा से आपका दूर होगी, यमुना से आपका दूर होगी, 10-5 किलोमीटर दूरी पे होगी ना, वो आपका खादर होगी। इस बांगर को कहा जाता है प्राचीन जलोढ़, इसको कहा जाता है प्राचीन जलोढ़, ठीक है भैया। और इस खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नवीन जलोढ़, है नहीं। तो जब हमारे मध्य मैदानी क्षेत्र में गंगा और यमुना दोनों आती है ना, तो गंगा और यमुना दोनों की वजह से मध्य मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। बांगर का दूसरा नाम प्राचीन जलोढ़ और खादर का दूसरा नाम नवीन जलोढ़। और यहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊता पाई जाती है। और बहुत ज़्यादा उपजाऊता पाए जाने की वजह से ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊता पाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर खेती होती है। जैसे यहाँ धान की खेती होगी, मक्का की खेती होगी, चावल की खेती होगी, गेहूं की खेती होगी। उसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है खीरा की खेती होगी, ककड़ी की खेती होगी, तरबूज की खेती होती है। मैक्सिमम सभी खेतियाँ जो है ना वो यहीं से होंगी, यहीं से देखने के लिए मिलेंगी आपको, है नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसके ना जो मध्य मैदानी क्षेत्र है ना, इस मध्य मैदानी क्षेत्र के भी 3 पार्ट हैं। इस मध्य मैदानी क्षेत्र के भी 3 पार्ट बन जाते हैं। कैसे, क्योंकि इधर वाला क्या कहलाएगा, इधर वाला कहलाएगा आपका ऊपरी मध्य मैदानी क्षेत्र, है नहीं, सॉरी ऊपरी मैदानी क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा मध्य मैदानी क्षेत्र। और ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, है नहीं। तो इधर वाला आपको मैं बता दूं, ध्यान रखना, इधर वाला तो कहलाएगा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका मध्य मैदानी क्षेत्र, और ये कहलाएगा आपका जो है ऊपरी मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ऊपरी मैदानी क्षेत्र, ये मध्य मैदानी क्षेत्र, और ये आपका पूर्वी, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट देख लेते हैं दोबारा से, ये वाला पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी, है नहीं, ये वाला मध्य मैदानी क्षेत्र, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य मैदानी क्षेत्र, है नहीं। और ये वाला कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपरी। अब सही है,
ये हो जाएगा ऊपरी। तो ये ऊपरी मैदानी क्षेत्र, ये मध्य मैदानी क्षेत्र, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश 3, जिसमें आपका एक हो गया उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, मैंने बता दिया भाबर क्या है, तराई क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम मृदा कौन सी होती है, खेती कौन सी पाई जाती है, कौन सी 2 नदियों की वजह से निर्मित है नहीं। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, नीचे आपका ये क्या है, तो नीचे जो आपका ये सबसे दक्षिण में है, इसको कहते हैं बुंदेलखंड, है नहीं। तो बुंदेलखंड जो है आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है, मैंने आपको बताया था कि ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। किससे? गोंडवाना लैंड से निर्मित है नहीं। और लगभग 300 से 400 मीटर इसकी क्या है, 300 से 400 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, क्योंकि पठारी क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र थोड़ा सा ऊंचा होता है नहीं, नॉर्मल क्षेत्र से ऊंचा होता है। तो पठारी क्षेत्र गोंडवाना से है, और यहाँ ये उपजाऊ कम है, ये उपजाऊ कम है। ये उपजाऊ कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, और ज़्यादातर यहाँ पे चट्टानी क्षेत्र पाया जाता है, पठारी क्षेत्र पाया जाता है, दक्षिण में है। तो यहाँ पे एक मृदा पाई जाती है, इस मृदा का नाम है लाल मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। ठीक है, और ये जो लाल मृदा है ना, वो थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है नहीं। तो उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में आपका कौन सा जो है वो भौतिक प्रदेश है? बुंदेलखंड, है नहीं। और बुंदेलखंड में आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड में जो है ना, वो आपका ये बुंदेलखंड दक्षिणी पठारी भाग जो है वो गोंडवाना से बना हुआ है, 300 से 400 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है। और ये क्या है, ये उपजाऊ क्या है, तो उपजाऊ थोड़ी सी कम है। लाल मृदा कैसी है? उपजाऊ थोड़ी कम है नहीं, ध्यान रखना। तो लाल मृदा पाई जाती है, उपजाऊ थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लाल मृदा में कौन कौन सी खेती होती है नहीं। लाल मृदा अगर यहाँ पाई जाती है तो बुंदेलखंड, 2 तरीके से क्वेश्चन कि बुंदेलखंड में कौन कौन सी कृषि पाई जाती है, लाल मृदा में कौन कौन सी खेती की जाती है नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो एक तो आपको भैया ध्यान रखना है चना, चना चना यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा मटर यहाँ पे हो जाएगा, उसके अलावा अरहर यहाँ पे हो जाएगी, है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है आपका सरसों यहाँ पे हो जाएगी, है नहीं, सरसों यहाँ पे हो जाएगी, है नहीं। मतलब ऐसे मान लो तिलहन और दलहन, तिलहन और दलहन की खेतियाँ, है नहीं, तिलहन और दलहन की खेतियाँ, है नहीं। तो तिलहन मतलब क्या होता है? तिलहन मतलब होता है जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे मान लो आपका सरसों हो गया, है नहीं, सरसों होता है। उसके अलावा अलसी, है नहीं, तो अलसी और सरसों वगैरह ये तिलहन की खेतियों में आता है। और दलहन की में कैसे आता है? दाल वाली, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। तो ध्यान रखना है, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिलहन और दलहन दोनों खेती कहाँ होती है? लाल मृदा में होती है। लाल मृदा कम उपजाऊ होती है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में आपका जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो है ना, ये पाया जाता है। ये गोंडवाना से निर्मित है, 300 से 400 मीटर ऊंचा होता है नहीं। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक प्रदेश है वो कितना है भैया? वर्तमान में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश हैं वर्तमान में 3। ठीक है, कौन कौन से? तो एक तो है उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, एक आपका कौन सा है? एक आपका मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसको आप कह सकते हो गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र, या आप इसको कह सकते हो गंगा का मैदानी क्षेत्र, या गंगा यमुना का दुआब आप कह सकते हैं इसको। उसके अलावा सबसे दक्षिण में क्या है? बुंदेलखंड, इसको आप दक्षिणी पठारी क्षेत्र भी कह सकते हो। गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, 300 से 400 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये 3 हो गए उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, है नहीं। लेकिन जब हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, तो उस समय कितने भौतिक प्रदेश थे? 4। और 4 में कौन सा ऐड था? तो ध्यान रखना शिवालिक, तो शिवालिक भी इसी में ऐड था। तो पहले शिवालिक भी ऐड था, इसमें 4 थे, लेकिन जब अब उत्तराखंड अलग हो गया ना, तो अब आपको मैं बता दूं कितने रह गए? 3 रह गए, है नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ आपका समझ में आ गया होगा, और ये भौतिक प्रदेश आपका कंप्लीट हो गया होगा, और बढ़िया क्लास ठीक लगी होगी। वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो भाई, थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, क्लास ठीक है नहीं है, थोड़ा मोटिवेट मिल जाता है उससे। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दिया करो, लाइक करो उसको, शेयर करो, और बताओ क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। ठीक है।